हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज जो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं वो साइंस के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं और साइंस के अंदर का जो टॉपिक है वो हम लोग का है आंख और कान से संबंधित। आज हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। गाइज, ये आप मान के चलिए कि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है और 20 एमसीक्यूज आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गाइज, आप अपने आप को जज भी कर सकते हैं कि आप 20 एमसीक्यूज में कितने क्वेश्चन का, कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे हैं। और गाइज, कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और गाइज, आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं या तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। अब पता है, जब नेत्रदान होता है तो पूरी की पूरी आंख जो है वो दान नहीं की जाती है। आंख के अंदर का एक कार्निया होता है, उसे दान किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब नेत्रदान के समय आंख का कौन सा हिस्सा जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो कार्निया। अब देखिए, बढ़िया। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के कौन से भाग में बनता है। तो देखिए, हम जो भी कुछ देखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां पे बनता है, रेटिना पे बनता है। और रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा उल्टा। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है कई बार। और ये सब सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूं ये कभी ना कभी किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एमपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी परीक्षाओं में। तो चलिए, आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के कौन से भाग में बनता है, तो कौन से भाग में बनता है, तो रेटिना में बनता है। और प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब तथा उल्टा, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका वही है कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से कैसा बनता है, आपको बताना है। वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व सीधा, आभासी व उल्टा, आभासी व सीधा। तो मैंने अभी बताया, जो रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका, आंखों के स्कैन के समय आंख का कौन सा भाग स्कैन किया जाता है। तो आपको पता है, जैसे आप लोग कभी ना कभी आधार कार्ड तो बनाए होंगे, तो उस समय आपके आंख पे एक मशीन लगाई जाती है। तो क्या होता है, उस समय आपके आंख को स्कैन किया जाता है। तो आपके आंख का कौन सा भाग स्कैन हो रहा होता है, तो वो आइरिस हो रहा होता है। जो आपके आंख के अंदर का ये जो छोटा सा गोल वाला भाग जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, स्कैन होता है। ये आपका पूरा आंख होता है। तो आपके आंख का ये जो बीच वाला भाग होता है, ये भाग जो है ये स्कैन हो रहा होता है। और आपके आंख में कई बार इन्फेक्शन होने पर जब आपके आंख जो होती है लाल हो जाती है, तो उसके लिए भी यही आइरिस ही जिम्मेदार होता है। इसे क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। तो आपको पता चल गया कौन सा भाग स्कैन हो रहा होता है। तो आंखों के स्कैन के समय आंख का कौन सा भाग स्कैन हो रहा होता है, तो आइरिस। अब आप बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है निवारण के लिए, है ना। अब निकट दृष्टि दोष में प्रॉब्लम क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए, छठवां नंबर क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, दूर दृष्टि दोष में पहले तो समझिए प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे किसी को यदि दूर दृष्टि दोष हुआ तो उसे क्या होगा कि दूर की वस्तु दिखेगी किंतु पास की वस्तु नहीं दिखेगी। देखिए, जो दोष है वही दिखेगा, है ना। जैसे दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखेगी, पास की वस्तु नहीं दिखेगी। तो दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, तो उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, बढ़िया। 7वां क्वेश्चन की ओर, जरा दृष्टि दोष की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, जरा दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए बायोफोकल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए, बायोफोकल लेंस मतलब कि उसमें उत्तल लेंस भी होता है, अवतल लेंस भी होता है, ये दोनों का सम्मिश्रण होता है बायोफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष किन लोगों को होता है कि जो कि वृद्धावस्था में होते हैं,
तो वृद्धावस्था में जाने के बाद जो आंखों का जो एक लेंस होता है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा घिस जाता है। तो उसको उसमें कई बार क्या होता है, देखने में परेशानियां होती हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको मैक्सिमम क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रतौंधी नामक रोग में आंख की कौन सी कोशिका क्षतिग्रस्त होती है। आप देखिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये सब यूपीएससी के क्वेश्चन है। तो देखिए रतौंधी में आंख की कौन सी कोशिका क्षतिग्रस्त होती है। देखिए आंख में दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है क्षणनुमा कोशिका और दूसरा होती है शंकु कोशिका। एक होती है क्षण, दूसरी होती है शंकु कोशिका, ठीक है ना। तो जो रतौंधी में कौन सा क्षतिग्रस्त होता है, तो क्षण कोशिका जो होती है आपकी वो क्षतिग्रस्त हो जाती है ना। क्षणनुमा कोशिका जो होती है आपकी क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो आपको रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब वहीं यदि शंकु कोशिका यदि क्षतिग्रस्त हुई तो क्या होगा, यदि शंकु कोशिका क्षतिग्रस्त हुई तो आपको क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, मतलब वर्णांधता जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यदि शंकु कोशिका यदि क्षतिग्रस्त हुई तो आपको कौन सा रोग हो, कलर ब्लाइंडनेस। और यदि क्षणनुमा कोशिका यदि संक्रमित नहीं, क्षतिग्रस्त, यदि क्षणनुमा कोशिका यदि क्षतिग्रस्त हुई तो कौन सा रोग होगा, तो आपको हो जाएगा रतौंधी नामक रोग। इतना पता चल गया आपको। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। ये देखिए वही क्वेश्चन है आगे, कलर ब्लाइंडनेस में कौन सी कोशिका क्षतिग्रस्त होती है, तो कौन सी होती है, शंकु कोशिका, भी मैंने बताया। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अब देखिए आंखों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो देखिए पहला है रेडॉप्सिन, रेटिनॉल, ऑप्सिन। तो देखिए आंख में जो पाया जाता है तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ऑप्सिन नामक प्रोटीन जो होता है वो पाया जाता है। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, इसमें बताना है आपको। देखिए मेलियस है कि इनकस है कि स्टेपिस है। तो देखिए जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है, स्टेपिस है। अब स्टेपिस हड्डी पाई कहाँ जाती है, तो ये कान में पाई जाती है, ये कान की हड्डी है। देखिए मेलियस भी कान की हड्डी है, इनकस भी कान की हड्डी है, लेकिन आपको जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है, स्टेपिस है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, मानव कर्ण में कुल कितनी जोड़ी अस्थि पाई जाती है। तो देखिए मानव कर्ण में कुल 3 जोड़ी अस्थि पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। एक तरफ 3, एक कान में 3 और एक कान में 3, है ना, MIS इसे बोलते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये 3 जो हड्डी है ये एक कान में और ये 3 हड्डी एक कान में, मतलब दोनों तरफ 3-3 पाई जाती है। तो आपको कितनी जोड़ी हो गई, 3 जोड़ी हो गई। यदि संख्या में पूछा गया तो संख्या में कितनी होंगी, 6 होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोल रहा है, पानी में हवा का बुलबुला निम्न में से किसकी भांति कार्य करता है ना। आपको ऑप्शन दे दिया है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसमें बताना है आपको, तो जो आपको राइट आंसर है वो है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़िए। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। देखिए मानव की जो, देखिए स्टेपिस क्या हो गई, स्टेपिस सबसे छोटी अस्थि हो गई, तो जो सबसे बड़ी अस्थि है वो फीमर होगी। फीमर कहाँ पे, शरीर के किस भाग की हड्डी है, तो फीमर जो है ये पैर की हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी होती है पूरे शरीर की, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए आगे। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है। देखिए जब कोई चीज किसी पर तैर रही होती है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है घनत्व, ठीक है, घनत्व उत्तरदायी होता है। जैसे आप यदि ठंडा पानी और गर्म पानी को मिक्स करेंगे तो जो गर्म पानी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण क्या होता है, तो बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण क्या होता है, घनत्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया आपको, क्वेश्चन नंबर 15, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है।
ये आपके यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एसएससी में पूछा गया, एसएससी रेलवे में। अब देखिए केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना केल्विन होता है, तो 273 केल्विन होता है। अब आपको पता है कि जो शरीर ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36.9 मतलब आप क्या 37 समझिए, तो 37 ऐड करिए इसमें तो कितना होगा, 310 डिग्री 310 केल्विन हो जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, 310 केल्विन। ठीक है। अब देखिए तारों का रंग किसका सूचक होता है, तो तारों का रंग किसका सूचक होता है, ताप का। देखिए कोई भी तारा यदि ज्यादा चमक रहा है तो मतलब उसमें ताप की मात्रा बहुत ज्यादा है। जैसे सूर्य आप देखिए, है ना, सूर्य सबसे बड़ा तारा है और कितना ज्यादा, सूर्य से बड़े बड़े भी तारे हैं, है ना, ऐसा नहीं सूर्य सबसे बड़ा है, सूर्य से बड़े बड़े भी तारे हैं, लेकिन पृथ्वी से उनकी दूरी जो है बहुत ज्यादा है, जिस कारण से हमें बहुत ज्यादा छोटे दिखाई देते हैं। तो ये मतलब आपको ये नहीं समझना है कि सूर्य जो है वो सबसे बड़ा तारा है। सूर्य सबसे बड़ा तारा नहीं है, सूर्य से बहुत बड़े बड़े तारे भी हैं, लेकिन पृथ्वी से उनकी दूरी बहुत ही ज्यादा है अकॉर्डिंग टू सूर्य, है ना। तो जो तारे जो चमक रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रकाश है, और प्रकाश के कारण है, प्रकाश किस कारण से, टेम्परेचर हीट के कारण। तो कहीं ना कहीं तारा किसका कि तारा का जो रंग है वो क्या प्रमाणित करता है, ताप को प्रमाणित करता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। देखिए आप देखे होंगे जो बल्ब आते थे पहले, जैसे CFL के पहले जो बल्ब आते थे उसमें जो फिलामेंट आप देखे होंगे तारा टाइप से लगा होता था ऐसे। ये आपका सपोज आपका बल्ब है ना, तो उसमें ऐसे 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 ये लगा होता है। तो ये वाला जो हिस्सा पूछा गया है इसी को बोलते हैं फिलामेंट, है ना। ये जो अंदर जो ऐसे 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 जो लगा होता है और ये आपका बल्ब हो गया, तो ये होता है फिलामेंट। तो किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। इसमें एक पूछा गया है आपका फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य की ऊष्मा निम्न में से किस कारण से उत्पन्न होती है। तो बहुत ही कई बार ये क्वेश्चन कई बार आपके पूछा गया है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी। तो किस कारण होता है, तो नाभिकीय संलयन के कारण जो है सूर्य की ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, वर्षा की बूंदे निम्न में से किसके कारण गोलाकार दिखाई देती हैं। तो वर्षा की जो बूंदे होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार दिखाई देती हैं। ठीक है। तो गाइज ये रहा हम लोगों का आज का पूरा कंप्लीट वीडियो। तो गाइज आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप जिस भी विषय के एमसीक्यूज चाहते हैं तो गाइज प्लीज कमेंट करके बताना। और आप ये भी कमेंट करना कि इस 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और गाइज वीडियो छोड़ने से पहले गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आती तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।